हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग फ्रंट लाइन अकाउंटिंग और इस बार आप मेरे साथ जुड़े हैं एक नए चैप्टर के लिए। 11th क्लास का चैप्टर है और बहुत अच्छा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सबसे ज्यादा बच्चे जो घबराते हैं वो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से घबराते हैं, जबकि ये चैप्टर बहुत ईजी है। आप लगा लीजिए टिप्स के ऊपर आपको तैयार हो जाएगा ये। तो छोटी सी मेरे साथ बातों के लिए साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए फ्रंट लाइन अकाउंटिंग। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, पहले देखते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या चीज है, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी चैप्टर है, ध्यान से इसे देखते रहिए। मैं आपको बता रहा हूं, आपको 2 मिनट में तैयार हो जाएगा ये। लेकिन सबसे पहले एक चीज समझते हैं तथा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो होता है एक स्टेटमेंट होती है जो हम प्रिपेयर करते हैं एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर। यानी कि आप एक पर्टिकुलर डेट पर अपना बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। पर्टिकुलर डेट का मतलब हो गया कि किसी भी महीने के, मोस्टली क्या होता है फर्मों के अंदर जितने भी महीने होते हैं हर महीने के बाद वो अपना बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है क्या चीज? सबसे पहले तो मेन चीज ये होती है, असल में जब हम अपनी कैश बुक बनाते हैं तो उसके अंदर एक कॉलम बैंक का बनाते हैं। आपने देखा था कैश बुक वाले चैप्टर के अंदर हम ये मान के चलते हैं कि मेरा बैलेंस एज इट इज वही है जो बैंक के अंदर बैलेंस होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। असल में क्या होता है, जब हमारे बैंक के अंदर अगर खाते होते हैं तो उसके अंदर बैंक वाले अपनी डीलिंग कर रहे होते हैं। इसी तरह हम अपनी कैश बुक के अंदर अपनी डीलिंग करते हैं। जैसे कि ये क्या बोलता है, कहता बैंक बैलेंस इन कैश बुक विद द बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। यानी कि हमारा जो बैंक बैलेंस कैश बुक में होता है और हमारा जो बैलेंस किसमें होता है, पासबुक के अंदर। पासबुक का मतलब हो गया कि बैंक की स्टेटमेंट के अंदर जो मेरा बैंक होता है उसके अंदर जो बैलेंस होता है, इन दोनों बैलेंसों के डिफरेंस को हम क्या करते हैं, इनके जो डिफरेंस होते हैं इन दोनों डिफरेंसों को देखने के लिए बैंक रिकंसिलिएशन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी एक कैश बुक बनाई, आप कैश बुक बनाते थे और कैश बुक के अंदर आपका बैंक का कॉलम होता था। आपने देखा आपके बैंक के कॉलम के अंदर आपका बैलेंस जो आ रहा है वो कितना निकल के आया, 1,500 रुपए का। लेकिन जब आप बैंक जाते हैं और बैंक में जाके बैलेंस मालूम करते हैं, आप पहुंच गए बैंक, आप बैंक पहुंचे और आपने बैंक से क्या ली, स्टेटमेंट ले ली। जब वो आपको स्टेटमेंट देते हैं तो आप देखते हो आपका बैलेंस जो होता है बैंक के हिसाब से वो अलग होता है। वहां आपका बैलेंस हो गया 17,600। अब इन दोनों बैलेंसों के अंदर आपका जो डिफरेंस निकल कर आया वो निकला 260 रुपए का। अब ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस की वजह क्या है, किस वजह से ये डिफरेंस आ गया, सबसे पहले हम उन वजहों को देखते हैं। यानी कि आपका बैलेंस और बैंक का बैलेंस, जब इन दोनों बैलेंसों में डिफरेंस आ जाता है तो इस डिफरेंस को पूरा करने के लिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। क्योंकि बहुत सी वजह ऐसी होती हैं जो हमारे पास रिकॉर्ड नहीं होती और बैंक के पास रिकॉर्ड्स होती हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम नहीं लिख पाते, हमें पता नहीं चल पाता। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बैंक के पास रिकॉर्ड होती हैं लेकिन हमारे पास उनके रिकॉर्ड्स नहीं होते। तो हम क्या करते हैं, अपने बैंक स्टेटमेंट से बैंक स्टेटमेंट को आपस में कंपेयर करते हैं और जो डिफरेंस निकल के आते हैं उनके कॉजेस को पूरा कर लेते हैं। अब ये कॉजेस होते क्या, सबसे पहले उन कॉजेस को देखते हैं और फिर समझेंगे इनके मतलब किस तरह से होगा। तो कहता कॉजेस ऑफ डिफरेंस, सबसे पहले इनके कॉजेस क्या है इन चीजों के डिफरेंस की। जैसे सबसे पहले आपने कहा चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। आपने कोई चेक इशू तो कर दिया लेकिन वो पेमेंट के लिए नहीं पहुंच पाया, तो इस वजह से आपके बैलेंस में और बैंक के बैलेंस में फर्क आ जाएगा। अब इसकी ट्रीटमेंट कैसे करें वो हम आगे देखेंगे, लेकिन इन कॉजेस को पहले समझ लेते हैं कि क्या क्या वजह होगी। चेक आपने डिपॉजिट करा, आपने बैंक चेक में डिपॉजिट कर दिया लेकिन वो क्लियर नहीं हो पाया, उसकी पेमेंट आपके पास तक नहीं पहुंच पाई। इंटरेस्ट अलाउ, बैंक ने इंटरेस्ट आपको दिया लेकिन आपके पास उसकी कोई एंट्री नहीं है। इंटरेस्ट या एक्सपेंसेस चार्ज करें, कभी कभी क्या होता है बैंक आपको इंटरेस्ट देने की जगह आपसे चार्ज भी करता है। अब ऐसी कौन सी कंडीशन है, भैया आपका पैसा अगर बैंक के अंदर है तो बैंक आपको इंटरेस्ट पे करता है, आपको इंटरेस्ट अलाउ हो गया। लेकिन सपोज कीजिए आपने क्रेडिट कार्ड ले रखा है या बैंक ओवरड्राफ्ट ले रखा है या आपने और कोई खर्चे कर रखे हैं, उसके ऊपर बैंक चार्जेस काटता है। तो वो इंटरेस्ट या चार्जेस जो है बैंक चार्ज कर लेता तो हमारे बैलेंस उससे कम हो जाते हैं। इंटरेस्ट या डिविडेंड कलेक्ट बाय बैंक, कभी कभी क्या होता है बैंक आपके बिहाफ के ऊपर जो आपकी इन्वेस्टमेंट कंपनी होती है उनसे इंटरेस्ट कलेक्ट करता है या फिर डिविडेंड कलेक्ट करता है, उससे आपका बैलेंस में फर्क आ जाता है। क्योंकि जो इंटरेस्ट बैंक लेता है उसे पता नहीं, आपको पता नहीं होता, आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट आ जाता है और आप उसकी एंट्री तब पता कर पाते हो जब आप बैंक पहुंचते हो। डायरेक्ट पेमेंट, कभी कभी क्या होता है बैंक आपके बिहाफ पर डायरेक्ट पेमेंट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस क्लेम, आपने कोई इंश्योरेंस क्लेम की पॉलिसी ले रखी है
हेल्थ पॉलिसी वगैरह या कोई भी अपने गोडाउन वगैरह के लिए इंश्योरेंस दे रखा है, तो आप देखते हो हर साल के अंदर, यानी हर साल के अंदर उसकी एक इंस्टॉलमेंट जाती है। आपने अपने बैंक में दे दिया है एक इंस्ट्रक्शन कि अभी मेरी पेमेंट डायरेक्ट कर दी जाए, तो आपके बैंक से खाते पे सीधे पैसे कट जाते हैं। या कभी-कभी क्या होता है, मेरा बिल आता है बिजली का और मैंने बैंक में लगा दिया है अलार्म या ऑटो अलार्म लगा रखा है, जब भी मेरा बिल आता है वो डायरेक्ट उसकी पेमेंट हो जाती है। तो बैंक भी कभी-कभी पेमेंट दे देता है जो हमें पता नहीं चल पाती कि कितने पैसे आए होंगे, उस वजह से भी हमारा बैलेंस अलग हो जाते हैं। डायरेक्ट पेमेंट इन टू बैंक बाय ए कस्टमर, कभी-कभी क्या होता है, कुछ कस्टमर आपके खाते में डायरेक्ट पैसा जमा कर देते हैं। बहुत से मेरे ग्राहक होते हैं, उनके पास मेरे नंबर होते हैं, वो क्या करते हैं, मुझे टेलीफ़ोन करते हैं कि साहब मैंने आपके खाते में पैसे जमा कर दिए हैं, मुझे इतने का माल भेज दीजिए। तो डायरेक्ट कस्टमर भी पैसे आपके खाते में जमा कर सकता है। देन डिसऑनर, कभी-कभी होता है, मेरा जो बिल होता है, जो डिस्काउंटेड बिल था वो डिसऑनर हो गया, वापसी चला गया और मुझे तो उसके बारे में पता है नहीं। तो इन वजह से भी बैलेंस अलग-अलग हो जाते हैं। बिल कलेक्ट बाय द बैंक, कभी-कभी हमारे कस्टमर के बिहाफ पर हम बिल के पैसे कलेक्ट कर लेते हैं, यानी हम का मतलब हुआ बैंक। जैसे मैंने किसी कस्टम बैंक को अपने को दे दिया कि भी बैंक से, कभी-कभी क्या होता है, बैंक जो ना हमारे बिहाफ के ऊपर कलेक्ट कर लेता है किससे, पैसे हमारे कस्टमरों से। कभी-कभी कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, उन गलतियों से भी डिफरेंस हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पैसे जो है बैंक में जमा करे थे 50,500 रुपए और गलती से मैंने पैसे 50,500 की जगह 50,000 रुपए लिख दिए, तो वहां बैलेंस कुछ और होगा। या हो सकता है 50,500 की जगह मैंने ज्यादा पैसे लिख दिए या कम लिख दिए, तो इन एरर्स की वजह से भी मिस्टेक आ जाती है। ये सारी बातें कब होती हैं, जब हमारी बैंक रिकंसिलिएशन के लिए, तो इस बैंक रिकंसिलिएशन को देखने के लिए एक हम समझते हैं सबसे पहले कि इनके बैलेंसेस क्या होते हैं। इसके अंदर हमें मेन बैलेंस ध्यान रखने पड़ते हैं कि बैंक के बैलेंस कौन-कौन से होते हैं। जब आपके पास स्टेटमेंट होती है तो 4 तरह के बैलेंस आपके पास होते हैं। सबसे पहला बैलेंस होता है आपका वाला डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस एज़ पर कैश बुक, जिसे हम बोलते हैं फेयरवेल बैलेंस। यानी आपका डेबिट बैलेंस है कैश बुक का। या हम कहते हैं क्रेडिट बैलेंस एज़ पर पासबुक। यानी अगर आपका बैलेंस डेबिट है, तो पासबुक के अंदर, बैंक के अंदर वो क्रेडिट बैलेंस कहलाता है। अगर आप क्वेश्चन करते हैं बैलेंस एज़ पर कैश बुक से, तो आपका जो आंसर निकलेगा आप उसकी जगह पर लिखेंगे बैलेंस एज़ पासबुक। इस तरह से ये 2 बैलेंस होते हैं, जो इंटरनल चलते हैं। अगर आपका बैलेंस क्या है कैश बुक का, तो आपका आंसर निकलेगा पासबुक का। लेकिन अगर आपका बैलेंस पासबुक का है, तो आपका आंसर जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, कैश बुक का डेबिट बैलेंस। इसी तरह से क्रेडिट बैलेंस एज़ पर पासबुक, जिसे हम ओवरड्राफ्ट भी कह देती है, अनफेयरवेल बैलेंस भी कह देते हैं। अगर आपके बैलेंस क्रेडिट होगा किस चीज का, कैश बुक का, तो आपके आंसर के अंदर लिखा जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक। यानी अगर आपका क्रेडिट बैलेंस है तो आंसर क्या निकलेगा, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक या फिर ओवरड्राफ्ट। अगर आप क्वेश्चन करते हैं डेबिट बैलेंस है, तो आपका जो आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। कहने का मतलब ये हुआ कि 4 बातें आपको ध्यान रखनी है। मतलब अगर आप पहली वाली बात से क्वेश्चन करते हैं, तो आपका आंसर ये निकल कर आएगा, जो आप नीचे स्टेटमेंट में लिखेंगे। अगर आपका बैलेंस आता है क्रेडिट, तो आपका आंसर जो आएगा उसको करेगा डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। ये 2 बातें। या फिर ये 2 बातें होंगी, वो बोलेगा क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो आपका आंसर जो निकलेगा वो निकलेगा डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। या फिर आप कह सकते हैं कि कैश बुक का ओवरड्राफ्ट, तो आपका आंसर हो गया पासबुक का ओवरड्राफ्ट। अगर ये देगा तो उल्टा आंसर निकलेगा। बस 2 बातें ध्यान रखनी। अब सबसे पहले देखते हैं फॉर्मेट होता कैसा। ये बातें तो बात की हैं, आपको ध्यान से पहले देखना फॉर्मेट है क्या, किस तरह से हम फॉर्मेट बनाते हैं और क्या-क्या बातें लिखते हैं। तो फॉर्मेट दिखा रहा हूं। फॉर्मेट के अंदर सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। यहां आप लिखते हैं एज ऑन, जो भी आपका मंथ होता है उस मंथ को यहां उठाकर लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप 31 मार्च में से बना रहे हैं तो 31 मार्च जो भी ईयर है वो लिख देंगे। आप 28 फरवरी में बना रहे हैं तो 28 फरवरी लिख देंगे। आप 30 जून में बना रहे हैं तो 30 जून लिख देंगे। यानी हर महीने के लास्ट में हम ऐसा बनाते हैं, तो जिस भी महीने का बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जा रहा होगा उसकी डेट यहाँ पर लिख दी जाएगी। पहला कॉलम हमारा होगा पर्टिकुलर का, देन दूसरा कॉलम हमारा होगा प्लस का और तीसरा कॉलम होगा माइनस का। प्लस इस बात को शो करता है कि अगर किसी भी डीलिंग से आपको बेनिफिट हो रहा है, यानी कि आपको जिस डीलिंग से क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट, आप उस पैसे को प्लस के कॉलम में दिखाएंगे। अगर उन डीलिंगों से आपको नुकसान हो रहा होगा, यानी कि आपको क्या हो रहा होगा, लॉस, तो आप उसे किस में दिखाएंगे, माइनस के कॉलम में। बस ये करना है। सबसे पहले हर किसी में बैलेंस दिए होंगे, जो भी बैलेंस दिया होगा आप उस बैलेंस को लिखेंगे। जैसे अभी मैंने आपको यहां बताया कि आपका जो बैलेंस था
जैसे मैंने आपको बताया कि अगर बैलेंस सपोज कीजिए उसने आपको दे रखा है बैलेंस एज पर कैश बुक, तो आप इस चीज को यहां लिख देंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। आपका यहां नाम आ जाएगा क्या चीज, कैश बुक, और आप इस पैसे को यहां लिख देंगे। और आपका जो आंसर निकल कर आएगा वो आपका जो आंसर कहलाएगा नीचे कहलाएगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। यानी कि आप इस लाइन को सबसे नीचे लिखेंगे बैलेंस एज पर क्या, तो आप लिखेंगे बैलेंस एज पर यहां पर क्या चीज, पासबुक, और आपके पासबुक का जो आंसर निकल कर आएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हैं बैलेंस एज पर पासबुक ऊपर, तो आपका जो आंसर नीचे निकल के आएगा वो निकलेगा बैलेंस एज पर कैश बुक। यानी कि पहली स्टेज के अंदर आपके ये बैलेंस चलेंगे, ऊपर बैलेंस ये है तो नीचे ये रहेगा, और अगर ऊपर बैलेंस ये है तो नीचे वाला ये रहेगा। दूसरी स्टेज इसकी होगी, अगर इनमें से किसी के बैलेंस ये होंगे क्रेडिट बैलेंस पासबुक कैश बुक का होगा, तो नीचे आंसर निकलेगा डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। यहां पर बैलेंस लिखेंगे आप और यहां पर आपका आंसर निकल के आएगा। या डीलिंग होगी, जो भी ट्रांजेक्शन होगी उस ट्रांजेक्शन को आप लिख लेंगे। अगर उससे आपको प्रॉफिट हो रहा होगा तो आप प्लस के कॉलम में लिखेंगे, और लॉस हो रहा होगा तो आप उसे माइनस के कॉलम में लिखेंगे। इसी तरह से दूसरी ट्रांजेक्शन लिखेंगे, तीसरी ट्रांजेक्शन लिखेंगे, चौथी, जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी सब ट्रांजेक्शनों को भर लेंगे, और आपको जो आंसर निकल के आएगा वो कहलाएगा बैलेंस एज पर, अगर यहाँ कैश बुक है तो यहाँ आ जाएगा पासबुक। अगर बाय द वे ऊपर इस जगह पर आपका बैलेंस उसने बोला है क्या चीज, पासबुक का, यहां अगर वो कहता है पासबुक, तो आपका आंसर जो निकलेगा वो क्या कहलाएगा, कैश बुक। बस ये ध्यान रखना है छोटा सा। सबसे पहले देखते हैं कि यार प्रॉफिट किन किन चीजों से होते हैं, लॉस किन किन चीजों से होती है। मेन चीज तो ये है, दो बातों का ध्यान रखिए, बहुत ही ध्यान से डीलिंग को पढ़िए, और डीलिंग को पढ़ने के बाद देखिए कि इन डीलिंगों के अंदर अगर आपको प्रॉफिट हो रहा हो तो आप उसे प्लस के कॉलम में लिखिए, अगर आपको लॉस हो रहा हो तो इन चीजों को किसके कॉलम में, माइनस के कॉलम में लिखिए। तो एक बार बैलेंस देखते हैं कि हम बैलेंस कैसे लिखते हैं। ध्यान से देख रहे हैं, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, अगर वो डेबिट बैलेंस देगा तो आप बैलेंस को प्लस के कॉलम में दिखाएंगे। अगर वो कहेगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो आप उस पैसे को माइनस के कॉलम में शो करेंगे। अगर वो बोलेगा क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट, अगर क्रेडिट बैलेंस होगा या ओवरड्राफ्ट होगा या अनफेयरेबल बैलेंस होगा, तो आप उस वाले बैलेंस को हमेशा क्रेडिट वाले में दिखाएंगे, यानी कि माइनस वाले कॉलम। अगर वो बोलेगा डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक या बोलेगा ओवरड्राफ्ट, तो आप उस पैसे को प्लस वाले कॉलम में शो करेंगे। ये ओपनिंग बैलेंस है। अगर आपको बैलेंस ये दिया है तो आंसर ये आना है, अगर आपको बैलेंस ये दिया है तो आंसर ये निकल कर आना है। कोई सा भी बैलेंस दे दे, अगर बैलेंस कैश बुक का होगा डेबिट बैलेंस, तो आप इसे प्लस वाले कॉलम में लिखेंगे और आपका आंसर माइनस वाले कॉलम में आएगा। अगर माइनस का आंसर दिया है तो आंसर प्लस का निकलेगा। इसी तरह से कैश बुक का अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो हमेशा आप माइनस के कॉलम में लिखेंगे। अगर पासबुक का डेबिट बैलेंस होगा तो आप उसे प्लस के कॉलम में लिखेंगे। बस ये बातें ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है बस ये कि भैया कौन कौन सी चीजें प्रॉफिट वाली हैं। प्रॉफिट वाली चीजों को मैंने लिखा है प्लस, यानी कि इन चीजों से हमेशा मुझे क्या होगा, प्रॉफिट, मुझे फायदा होगा। और ये सारी की सारी बातें ऐड वाले कॉलम में आनी। तो सबसे पहले इनकी मीनिंग समझते हैं, ये है क्या चीज, क्या कहता है। कहता चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। आपने चेक इशू करा बट येट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, लेकिन उसकी पेमेंट नहीं हुई। इशू का मतलब हुआ कि आपका बैंक में अकाउंट है, आपने अपने कस्टमरों को दो चेक दिए, एक 5,000 का दिया और एक 3,000 रुपए का दिया। आपने दोनों को दे दिए, भाई पैसे निकाल लो। आपके हिसाब से पैसे उन्होंने निकाल लिए होंगे, लेकिन जब आप बैंक पहुंचे तो आपको पता चला कि दोनों आदमियों ने पैसे नहीं निकाले हैं। आपने चेक इशू तो कर दिया बट येट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, वो अपनी पेमेंट लेकर नहीं गए, तो आपको क्या हो गया, प्रॉफिट। हमेशा ये वाली लाइन का अमाउंट प्लस वाले कॉलम में दिखाया जाए। इंटरेस्ट अलाउ बाय बैंक, बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, आपके बैंक में अकाउंट था, उस पर आपको पैसे पे इंटरेस्ट मिला, तो इंटरेस्ट अलाउ करा बैंक ने, तो हमेशा प्लस में आएगा। डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू बैंक बाय ए कस्टमर, आपका एक कस्टमर था, उसने डायरेक्ट आपके बैंक खाते में पैसे जमा कर दिए, हमेशा ये वाली लाइन प्लस वाले कॉलम में आनी। डायरेक्ट कलेक्शन बाय बैंक, आपका जो बैंक था उसने जो है बैंक के अंदर से कलेक्शन कर लिए पैसे, आपको कलेक्ट करके पैसे दिए,
जब कलेक्ट करेगा तो आपको बेनिफिट हो गया, हमेशा प्रॉफिट में आना है। चेक पेड, आपने चेक पेड करा किसके अंदर, बैंक के अंदर, बट ओमिटेड, लेकिन भूल गए किसमें, कैश बुक में लिखना। आपने चेक बैंक में जमा तो कर लिया, लेकिन जो आपकी कैश बुक थी आपने उसमें उसे नहीं लिखा। जब नहीं लिखा तो आपका प्रॉफिट बढ़ गया, यानी आपका बैलेंस बढ़ जाएगा और आपका हमेशा क्या होगा, प्रॉफिट। आप इसे प्लस के कॉलम में लिखेंगे। द रिसीप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट, आपने जो पैसे रिसीव करे थे वो कम लिखे हुए हैं। जब कम लिखे तो आपका बैलेंस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा और वो हमेशा किस में आएगा, प्लस वाले कॉलम। तो कुछ ये चीजें हैं जो हमेशा बैंक रिकंसिलिएशन के अंदर प्लस वाले कॉलम में आएंगे, बस आपको ध्यान रखना। इसी तरह कुछ माइनस वाली चीजें हैं। अब माइनस की चीजें कौन कौन सी हैं, जिन चीजों से मेरा बैलेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज, वो हमेशा माइनस के कॉलम में लिखी जाएंगी। जैसे कि सपोज कीजिए आपने चेक डिपॉजिट करा बट नॉट कलेक्ट, लेकिन उसका कलेक्शन नहीं हुआ, उसकी पेमेंट नहीं आई। आपने एक चेक बैंक में जमा करा, आप तो समझ के बैठ गए कि भैया पैसे आ चुके होंगे, लेकिन जब आप बैंक पहुंचे तो बैंक ने कहा जी आपको तो पैसा नहीं आया, आपका वो कलेक्शन अभी नहीं हुआ है, तो आपका पैसा क्या हो जाएगा, डिक्रीज। आपका क्या हो जाएगा, हमेशा वो पैसा माइनस में जाएगा। बैंक चार्जेस, बैंक ने जो है आपसे चार्जेस लिए। क्या होता है, कभी कभी जब हमारा बैंक में अकाउंट होता है तो एसएमएस चार्जेस के पैसे, चेकबुक के पैसे, डेबिट कार्ड के पैसे, बहुत से पैसे होते हैं जो बैंक हमसे चार्ज करता है, हमें पता नहीं होता। हम बैंक पहुंचे, पता चला कि बैंक ने चार्जेस लगाए, हमेशा हमारा बैलेंस क्या होगा, डिक्रीज, और हम हमेशा किस में लिखेंगे, माइनस के कॉलम में। डायरेक्ट पेमेंट, कभी कभी क्या होता है, बैंक जो है वो डायरेक्ट पेमेंट कर देता, जैसा भी मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट या इंश्योरेंस की पेमेंट। कभी कभी जो ना कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम बैंक से कह देते हैं आप इसकी पेमेंट करते रहिए, मैं कहीं पर जो ना कोई पैसा डिपॉजिट करता हूँ, उसकी इंस्टॉलमेंट जा रही है, कार की इंस्टॉलमेंट है, लोन की इंस्टॉलमेंट है, तो वो डायरेक्ट बैंक से क्या हो जाती है, कटती रहती है। तो डायरेक्ट पेमेंट करने पे हमेशा बैलेंस क्या होगा, माइनस में जाएगा। चेक इशू, आपने चेक इशू करा, पेमेंट रिसीव बाय द क्रेडिटर्स नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, आपने चेक इशू कर दिया और पेमेंट क्रेडिटर्स ने ले भी ली, लेकिन आपके पास वो लिखा हुआ नहीं है। जब आपके पास लिखा नहीं है तो आपको तो बैलेंस कम हो जाएगा, हमेशा माइनस में आएगा। डिसऑनर, आपका एक चेक था, आपका जो बिल था वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, वापसी हो गया। वापसी हो गया तो आपका बैलेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज, हमेशा माइनस में आएगा। चेक एंटर्ड इन कैश बुक, आपने चेक कैश बुक में एंटर तो कर दिया बट नॉट सेंट, लेकिन उसे भेजा नहीं किसमें, बैंक में। जब आपने चेक बैंक में भेजा नहीं तो पैसे कहां से आ जाएंगे, तो पैसे तो नहीं आएंगे, तो आपका बैलेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमेशा ही माइनस में लिखी जाएंगी। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, हमेशा ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट आप पे करेंगे। सादा इंटरेस्ट होगा तो आपको मिलेगा, आप रिसीव करेंगे, लेकिन ओवरड्राफ्ट होगा तो आप उसकी क्या करेंगे, पेमेंट। जब पेमेंट करेंगे तो आपका बैलेंस क्या होगा, डिक्रीज, इस वजह से वो किस में आएगा, माइनस। तो आप ध्यान रखिए कि माइनस की चीजें कौन कौन सी हैं, वो हमेशा माइनस में आनी है। प्लस वाली कौन कौन सी हैं, तो हमेशा प्लस में आनी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ध्यान से, आपको सारी बातें एक साथ नहीं मिलेंगी, बस आपको ध्यान रखना कि माइनस की ये चीजें हमेशा माइनस में आनी है। इसी तरह से ये जितनी भी चीजें अगर ये बातें आती है तो ये हमेशा किस में आनी है, प्लस में। इसके बाद एक क्वेश्चन मेरे साथ देखिए और देखिए फिर लाला राला बम आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल आ गया क्वेश्चन। चार बैलेंसों को ध्यान रखिए कि किस किस का बैलेंस कहां लिखा जाएगा। जैसे कैश बुक का बैलेंस मैंने आपको बताया, हमेशा कैश बुक का जो बैलेंस होगा डेबिट, वो प्लस के कॉलम में लिखा जाएगा। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में लिखा होगा क्रेडिट बैलेंस पासबुक, तो आपका जो बैलेंस होगा वो कहां जाएगा, माइनस में। अगर वो कहता है क्रेडिट बैलेंस आपका है कैश बुक का, क्वेश्चन के अंदर उसने बोला कैश बुक का बैलेंस, तो आप उसे माइनस के कॉलम में लिखेंगे, बाकी सब चीज एज इट इज चलेंगी। अगर वो बोलता है डेबिट बैलेंस किस चीज का, पासबुक का, तो आप हमेशा उसे प्लस के कॉलम में लिखेंगे और एज इट इज बाकी सारी बातें जितनी भी डीलिंग है उन डीलिंगों को लिखेंगे और अपना आंसर निकाल देंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, जुड़े रहिए मेरे साथ फ्रंट लाइन अकाउंटिंग।